वेलकम टू एपिसोड 36। शाजिम दौरानी जब फ्रेश होकर नीचे आए तो सामने का मंजर देखकर वहीं ठिठक गए। लाउंज में सामने हानिया बेगम के सीने से लगी सारा रो रही थी, जबकि उसके बगल में नीना सर झुकाए अपने आंसू साफ कर रही थी। हशमत साहिब और आमना बेगम की निगाहें अभी इन दोनों पर तरह सिखा रही थी कि काजिम दौरानी हमेशा की तरह बेतासुर बैठे थे, जबकि रानिया बेगम के चेहरे पर नापसंदीदगी साफ झलक रही थी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हो रहा है यहाँ पर सुबह सुबह? शाजिम दौरानी ने अपनी गंभीर आवाज में सबको सलाम किया। सबने जवाब दिया और फौरन से हानिया बेगम बोल उठी। आप आ गए शाजिम, बस आप ही का इंतजार था। दरअसल आयजा के कुछ क्लोज रिलेटिव्स का इंतकाल हो गया है, तो वो अपने शौहर के साथ एक हफ्ते के लिए वहां गई हैं। और आप तो जानते हैं कि जारा की तबीयत, डॉक्टर ने इसे ट्रैवल करने से स्ट्रिक्टली मना किया है। नीना का भी शूट चल रहा है, ऊपर से इनके फैमिली पर दुश्मनों की नजर है। देखा ना आपने, मौका मिलते ही जारा पर हमला कर दिया था। अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गई। पॉइंट पर आओ हानिया, ज्यादा घुमा फिरा कर बात करने की जरूरत नहीं है। शाजिम दौरानी दो टोक लहजे में बोले। हानिया बेगम ने फौरन से संजीदगी इख्तियार की। आयशा अपने बच्चियों को अकेला नहीं छोड़ सकती, इसीलिए मैंने तसल्ली दी है कि जारा और नीना एक हफ्ते के लिए यहीं पर रहेंगी। हम उनकी हिफाजत और ख्याल रखेंगे। उनके वापस आते ये दोनों चली जाएंगी। हानिया बेगम ने बड़ी महारत से अपनी बात रखी, जिससे हशमत साहिब, आमना बेगम और काजिम मुतासिर हुए। अलबत्ता रानिया बेगम को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। ओफो, इतनी सी बात, ठीक है ये यहाँ रह सकती हैं। चलो सब नाश्ता करो। शाजिम दौरानी कहते हुए डाइनिंग एरिया के जानिब बढ़ गए थे। हानिया, जारा और नीना की खुशी की कोई हद नहीं रही थी। उन्हें लगा था शाजिम दौरानी को मनाना मुश्किल होगा, मगर वो तो फौरन मान गए थे। अब अर्जल भी कुछ नहीं कह सकेगा। मम्मा, दूध में चॉकलेट पाउडर क्यों नहीं डाला? सबकी निगाहें सीढ़ियों की जानिब गईं, जहां दुलारा नाइट सूट पहने, हाथों में दूध का गिलास लिए नीमवा हालत में नीचे आ रही थी। उसके बाल बिखरे थे और चेहरे पर नींद और गुस्से के मिले जुले तासुरात थे। सामने जारा और नीना को देखकर वो चौंक गई थी। दिल, मेरी जान, इधर आओ। आजकल ताई के पास आने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास? हानिया बेगम प्यार से बोली। दुलारा फौरन से इनके गले लग गई। ऐसी बात नहीं है ताई, आप मेरी स्वीट हार्ट हो, लेकिन आपके इर्द गिर्द कीड़े मकोड़े रहते हैं, एंड आई डोंट लाइक इट। इसकी बात पर हानिया बेगम के पीछे बैठी जारा और नैना के चेहरे पर कहर से सुर्ख हो गए थे। दिलारा मासूमियत से मुस्कुराती रानिया बेगम के पास जा बैठी। चलो तुम दोनों भी नाश्ता करो, हानिया बेगम ने जारा और नैना को देखकर कहा। दोनों चुपचाप डाइनिंग टेबल के जानिब बढ़ गए थे। महारानी उठती लेट हैं और ऊपर से फरमाइश, जब सुबह जल्दी उठोगी तब मिलेगा चॉकलेट पाउडर, वरना ऐसे ही दूध पियो। रानिया बेगम उसके कान खींच कर बोली थी। बाबा देखो ना, आपकी बीवी अपने बेटे को कुछ नहीं कहती और मुझ पर पाबंदियां लगाती रहती है। दलारा मुंह बनाकर काजिम और शाजिम के दरमियान वाली चेयर पर बैठ गई। बेटा दिल, दयान तो कब का उठ चुका है, अर्जल और आरेश के साथ जिम में वर्कआउट कर रहा है, शाजिम दौरानी ने जवाबन कहा। दलारा की आंखें फट गई। क्या? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? मुझे सबके सामने बिगड़ी बच्ची बनाकर खुद अच्छा बच्चा बनकर जिम कर रहा है। इसे बताती हूँ, दुलारा से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना क्या होता है। लो आई बड़ी गुंडी, काजिम दुरानी ने इसके सर पर चपत लगाई। बाबा, दलारा मुंह बसोर गई रह गई, जबकि काजिम कहका लगाते इसके गाल खींचकर इसे गले लगा गए थे। ये मंजर देखकर शाजिम दुरानी को अपनी प्रिंसेस की शिद्दत से याद आई। न जाने वो कैसी होगी, लेकिन उन्हें अरसम पर पूरा भरोसा था। वो कभी उनके साथ गलत रवैया अख्तियार नहीं करेगा। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थे कि किसी ने इनकी प्लेट में मक्खन वाला गरम आलू वाला पराठा रखा और सर उठाया तो सामने बहारे खड़ी थी। आज उसने सिंपल सा डार्क ब्लू सूट पहना था, जिस पर सफ़ेद रेशम का हल्का से एम्ब्रॉयडरी वर्क था। कमर तक आए से बालों की खूबसूरती चुटिया बनाई गई थी और चेहरे पर हमेशा वाली मासूम सी मुस्कुराहट थी। बहारे बेटा, आप फिर किचन में चली गई? गुलबानो और बाकी स्टाफ है ना? शाजिम दुरानी प्यार से बोले थे। मैंने मना भी किया था शाजिम भाई, लेकिन ये नूर की तरह बिल्कुल जिद्दी निकली। रानिया बेगम मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ फेरने लगी। अंकल, मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, लंच और डिनर तो मेट बनाती हैं। आज थोड़ा सा फ्री टाइम मिला तो सोचा सबके लिए नाश्ता बना दूं। और अब तो जैनी हेजन भी आ गई है। अरजल भाई ने भी अभी तक मेरा हाथ का खाना नहीं खाया, बहारे ने नरमी से कहा। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र नाइना और जैसे ही उसकी नज़र नीना पर गई, इसके चेहरे की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। तुम बैठो बहारे, मैं बानों से सर्व करवा देती हूँ। रानिया बेगम ने ज़बरदस्ती उसे चेयर पर बिठाया। बहारे बमुश्किल अपने हाथ की लर्जिश
और गुस्से पर काबू किए बैठी थी। तभी सीढ़ी से गुनगुनाता हुआ आरेश नीचे आया। उसने कैजुअल डार्क ब्लू टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहना था। जैसे ही उसकी नज़र बाहरी पर पड़ी वो चंद लम्हों के लिए रुक गया। इत्तेफाक से आज दोनों की मैचिंग कलर थे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वो मुस्कुराकर बहारे के बगल वाली चेयर खींचकर बैठ गया। ओहो ऋषि ब्रो। दुलारा ने फौरन से हुटिंग शुरू कर दी। आप भी बड़े रोमांटिक निकले। मैचिंग मैचिंग हो रही है। हरीश के हेजल ब्लू आंखें फौरन से बहारे की से आंखों से टकराई। कल का मंजर याद आते दोनों के गाल सुर्ख हुए थे। अरे ब्लश भी कर रहे हैं, दुलारा मजीद छेड़ने लगी। नीना ने गुस्से और जलन से अपना स्पून जोर से टेबल पर गिराया तो वो दोनों होश में आए। हरीश की नज़र जब नीना पर पड़ी तो वो चौंका था। तुम यहाँ? जिस पर नीना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी जगह हानिया बेगम ने अपने बेटे को उसकी आमद की वजह बताई। ये सुनकर आरेश का कोई खास रिएक्शन नहीं था। अलबत्ता बाहरे के दिल में एक कांटे जैसी चुभन हुई थी। ऋषि, आज तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बना है। रानिया बेगम ने इसे मक्खन वाला आलू का पराठा ट्रे पास किया था। आरेश खुश हो गया क्योंकि आलू वाला पराठा इसकी कमजोरी थी। अपनी फिटनेस डाइट की वजह से वो इन सब से दूर रहता था। लेकिन जब मौका मिलता तो पूरा ट्रे खाली करने से भी इसे कोई गुरेज नहीं था। वाओ, थैंक यू चाची। थैंक यू बानो। वो बेहद खुश हुआ था। गुलबानो ये सुनकर अपना दुपट्टा दांतों तले दबाती शर्मा गई थी। थैंक यू हमें नहीं, अपनी बीवी को बोलो, ये सब इसी ने बनाया है। और आलू वाला पराठा तो खास कर तुम्हारे लिए बनाया है। और बाकी सब हम सब के लिए भी। इससे पहले कि बहारे की सारी मेहनत का क्रेडिट गुलबानो अपने अकाउंट में डालती, रानिया बेगम ने हकीकत बयान कर दी थी। आरेश ने चौंक कर बहारे को देखा जो अब बुरी तरह से सटपटाती चोर निगाहों से इसी को देख रही थी। ये एक्चुअली जैनी को भी पसंद है, इसीलिए बनाया है। बहारे ने धीमी आवाज में इसके कानों के करीब झुककर साफ झूठ बोला। जबकि नीना के तो ये देखकर जबड़े ही तन गए थे। नीना ने डाइनिंग टेबल के नीचे से अपना पांव जोर से आरेश को मारा, जिस पर वो बहारे से नजर हटाता गुस्से से नीना को घूरने लगा। बहारे की तेज निगाहों से इसकी ये हरकत छुपी नहीं रह सकी थी। इसके दिल में आग लग गई कि ये होती कौन है इसके शौहर पर हक जताने वाली। आरेश जो नीना को घूर कर अभी अपनी निगाहें फेर ही रहा था कि सामने से बहारे ने आलू का पराठे का एक गरम निवाला इसके मुंह के आगे कर दिया। खाइए। आरेश की आंखें फट गई। खाइए वरना ठंडा हो जाएगा। बहारे ने आंखें दिखाई। आरिश बिना कुछ कहे इसके हाथ से निवाला खा चुका था। ये मंजर देखकर डाइनिंग टेबल पर मौजूद सभी लोग मुस्कुरा दिए, सिवाय हानिया, जारा और नीना के। दुलारा की हुटिंग फिर से शुरू हो गई। निवाला खाकर जैसे आरेश के होश उड़ गए। उसकी जबान में जैसे जान आ गई। वो बेसाख्ता बहारे का हाथ पकड़कर अपने लबों से लगा गया था। सब हक्का बक्का रह गए। कंट्रोल ऋषि ब्रो, दुलारा ने ड्रामेटिक अंदाज में कहा। छोटे बच्चों के सामने ये सब। आरेश फौरन से होश में आया और जल्दी से इसका हाथ छोड़ दिया। ये आजकल इसे हो क्या रहा था, इसे खुद पता नहीं चल रहा था। हर वक्त इसके करीब रहना, इसे छूना, उसके साथ वक्त बिताने के लिए उसका दिल मचल रहा था। लेकिन वो ढीठ बनता इस सब को एक वक्ती कशिश समझ रहा था। बहारे शर्म से लाल होकर अपनी प्लेट की जानिब देखने लगी। अब की बार आरिश ने खुद निवाला बनाकर इसकी जानिब बढ़ाया। बहारे चौंकी, फिर खामोशी से उसके हाथ से खाना खा लिया। हाय, दलारा ने ड्रामेटिक अंदाज में दिल पकड़ा। आप दोनों को देखकर मुझे भी शादी करने का मन कर रहा है। पता नहीं कौन होगा वो बदनसीब बेचारा। दायान पीछे से इसके बालों को खींचता अपनी जगह पर बैठ गया था। मम्मा संभालो अपने सपूत को, वरना मेरे हाथों मर जाएगा ये। वो रानिया बेगम पर झपटी थी। वो सब ठीक है, लेकिन ये दूसरा कपल कहाँ है? शाजिम दौरानी का इशारा अर्जल और हेजन की जानिब था। हटे यहाँ से, मुझे जल्दी तैयार होना है। वो दोनों पिछले 15 मिनट से मिरर के सामने खड़े एक दूसरे से बुरी तरह से लड़ रहे थे। कभी अर्सल सामने आकर अपने बाल सेट करता तो कभी हेजन इसे धक्का देकर सामने आकर अपना हेयर स्टाइल बनाने लगती। दोनों एक दूसरे को तंग करने के चक्कर में तैयार होने के बजाय लड़ने में मसरूफ थे। आपको क्या पता मेरा वो अकड़ू बॉस कितना जालिम है। जरा सा लेट हो गई तो जान हलकान कर देता है। मॉन्स्टर कहीं का। वो दांत पीसते बोली थी। उसकी बात पर अर्जल धीरे से मुस्कुराया, पर इसका बॉस तो वो खुद ही था। दिमाग की बत्ती जलते अर्जल ने इसे घूरा, मगर हेजल ने मौका देखते ही फिर से इसको धक्का दे दिया और मिरर के सामने आकर अपने बाल बनाने लगी। कुछ लम्हों तक अर्जल ने इसे घूरा, फिर एक ही झपट में पीछे आकर इसे कमर से पकड़ लिया, बच्चे की तरह हवा में उठाया और पास पड़े नरम बेड पर फेंक दिया। फिर खुद आराम से आईने के सामने अपनी तैयारी पूरी करने लगा। हेजन औंधे मुंह बेड पर गिरी थी, अपनी नाक को सहलाती खूंखार निगाहों से उसकी जानिब बढ़ी थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैं कोई खिलौना हूं जो आप इस तरह उठाकर मुझे कहीं भी फेंक देंगे? वो उंगली दिखाकर बोली थी। अर्जल ने अपनी तैयारी मुकम्मल करते सपाट निगाहों से उसकी जानिब देखा था।
एंटार्क्टिका मॉन्स्टर पेंगुइन के साथ ऐसा ही करते हैं। शुक्र करो कि मैं तुम्हारे जैसे खाने पर नहीं शुक्र करो मैं इन जैसे तुम्हें खाने पर नहीं उतरा, वरना इस छोटी सी पेंगुइन का क्या हाल होता। उसकी इस मायने के इस बात पर हेजन का मुंह बंद हो चुका था। अब जल्दी से तैयार हो जाओ और मैं तुम्हारे बॉस से स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दे। वो इसके गाल को खींचते अर्जुल से बोला। इसके गाल को खींचते अर्जुल बोला था और खुद सोफे पर जाकर बैठ गया और फोन में मसरूफ हो गया। कुछ देर के बाद हेजन तैयार होकर निकली तो अर्जुल इसे देखता ही रह गया। उसने सिंपल सा एलिगेंट सूट पहना था जिसके दामन और स्लीव्स पर सिल्वर थ्रेडिंग वर्क था। इसके हल्के लंबे बाल नीचे से हल्का सा कर्ल थे, जबकि चांदी की चूड़ियां और झुमके इसकी खूबसूरती को और निखार रहे थे। अर्जुल चंद लम्हों तक इसे अर्जुल चंद लम्हों तक इसको देखता रहा। उसकी पेंगुइन अचानक छोटी सी हूर बन गई थी। अपना मुंह जो अपने मुंह जोर जज्बात को संभालते इसका हाथ पकड़कर नीचे ले आया। लो, आ गया दूसरा रोमांटिक कपल भी, वो भी हाथों में हाथ पकड़े। तलारा की चहकती आवाज पर सबकी निगाहें उन दोनों पर पड़ी थी, जो एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले नीचे आ रहे थे। अर्जल झुककर इसके कान में कुछ सरगोशी कर रहा था, जिस पर हसन से घूरती इसके बाजू पर हल्की सी चपत मारने लगी। हानिया बेगम को यह मंजर किसी ड्रोन या ख्वाब से कम नहीं लग रहा था। उनके दिल में एक टीस सी उठी थी। उनका बस चलता तो अभी इसी वक्त हेजन के टुकड़े टुकड़े कर देती, लेकिन खून का एक घूंट पीकर वो संभल गई। उन्होंने एक नज़र जारा को देखा, जिसकी आंखों से इस वक्त उन दोनों को देखकर आंसू आ गए थे। हानिया बेगम को हेजन पर मजीद गुस्सा आया। अर्जल और हेजन की निगाहें जब लाउंज में बैठे इन तीनों हानिया, जारा और नीना पर पड़ी तो फौरन से दोनों के चेहरे के तासुरात बदल गए। हीरो, कम ऑन बैठो यहाँ, अर्जल ने हेजू कम ऑन बैठो यहाँ पर, अर्जल ने हेजन के लिए चेयर खींचकर मुस्कुराते हुए कहा। इसके मुंह से हेजू की पुकार पर हेजन का दिल मुंह को आया था। वो हैरत से इसको देखने लगी जो मुस्कुराता इसके लिए चेयर निकाल रहा था, जबकि अपने संकी और सर भाई को देखकर वो भी इतना रोमांटिक होते। दलारा, दयान और आरेश के हलक में खाना फंस गया था। पहाड़े तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। बाकी सब भी मुस्कुराए थे। हेजन ब्लश करती चेयर पर बैठ गई और अर्जल भी इसके साथ ही बैठ गया। थैंक यू अर्ज। अब की बार हैरत का सबसे बड़ा झटका अर्जल को लगा। वो भी बेयकीनी से हेजन की जानिब देखने लगा, जो शर्माती हुई इसे आहिस्ता से आंख दबा गई थी। अपनी छोटी सी पेंगुइन के इस अलग और नए रूप को देखकर अर्जल के लबों पर बेसाख्ता एक हसीन मुस्कुराहट आई। हाय अल्लाह, हम सिंगल लोगों पर तरस करो आप दोनों। क्यों ख्वामखा मुझे और दुलारा को जला रहे हैं सुबह सुबह। दयान अपना दुखड़ा रोने लगा, जिस पर दुलारा ने भी इसका पूरा साथ दिया। हेजन के मुंह से लफज अर्ज सुनकर हानिया को तो खून ही खोल उठा था, और यही हाल जलन से जारा का भी था। अर्जल जो अपनी पहली बार बहारे के हाथ का बनाया अर्जल जो पहली बार बहारे के हाथ का बनाया खाना खा रहा था, उसकी बेहद तारीफें करने लगा। बाकी सब ने भी बहारे के काम की तारीफ की, जिस पर बहारे बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। हेजन भी खुशी खुशी खाना खाती सालन देने के लिए अपना हाथ बढ़ाने ही वाली थी कि मौका देखकर जारा ने किसी की निगाहों में ना आते सालन के गर्म बाउल को नीचे से हल्का सा टच करते हुए उंडेल दिया। गरम गरम सालन जैसे ही हेजन के गोरे हाथों पर गिरा तो बेसाख्ता दर्द के मारे उसकी एक चीख निकली। अर्जल ने एक झटके से इसके हाथ को थामा। उसकी नाजुक हाथ की जलन की वजह से उसके नाजुक हाथ जलन की वजह से सुर्ख हो गए थे। पूरे डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छा गया। सब परेशान हो गए। फौरन से ऑइंटमेंट लेकर आओ, अर्जल की दहशतनाक धाड़ पूरे हाल में गूंजी, जिस पर सब के सब सहम गए। मुलाजमा भाग कर डरते हुए ऑइंटमेंट लेकर आई और अर्जल को थमा दी। अर्जल निहायती एहतियात से झुककर इसके हाथ पर फूंक मारता ऑइंटमेंट लगाने लगा। इसके इस एक्सट्रीम केयरिंग रवैये पर हेजन की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वो ऑइंटमेंट अप्लाई कर कर झट से उठा और बिना एक लम्हे सोचे सामने पड़ा पानी का पूरा जग उठाकर सीधा जारा के मुंह पर उंडेल दिया। जारा की एक चीख निकली और वो पूरी भीग चुकी थी। ये क्या बदतमीजी है अर्जल। शाजिम दुरानी को अपने मेहमानों के साथ ये बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, और यही हाल हानिया बेगम का भी था। अर्जल की खून से लगती आइस ब्लू आंखें जारा पर गड़ गई। वो जोर से अपनी कुर्सी को ठोकर मारता आगे बढ़ा। तुम पर सिर्फ शक था, इसीलिए सिर्फ पानी उडेला है। अगर मुझे पूरा यकीन होता ना, तो सालन का पूरा जलता बाउल तुम्हारे इस चेहरे पर उंडेल देता। वो इस खौफनाक वार्निंग देने वो इस वो इसे खौफनाक वार्निंग देने लगा। गुस्सा तो इसका आसमान को छू रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि टेबल पर मौजूद सब चीजें उठाकर जारा के सर पर दे मारे, लेकिन वो बहारे के बनाए खाने की इंसल्ट नहीं करना चाहता था। उसने बहारे के सर पर हाथ रखा, खाने के लिए शुक्रिया अदा किया और हेजन का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगा।
कहाँ जा रहे हो अर्जुल? बहारे और रहजन को मेरी तरफ से एक सरप्राइज है, शाजिम दुरानी ने पीछे से कहा था। शाम को बात करेंगे डैड, अभी मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है, पता नहीं गुस्से में क्या कर बैठूं। वो हेजन को लिए वहां से चला गया था और हानिया बेगम हक्का बक्का इसको देखती रह गई। सिर्फ सालन इस लड़की पर गिरने से इनके बेटे का ये हाल हो गया था और वो सीधा इस लड़की को गायब करवाने का सोच रही थी। अगर इस लड़की को कुछ हुआ तो वो अपने बेटे का रद्द अमल सोचकर खौफ से उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। रात भर अरसम घर नहीं गया था। वो नहीं चाहता था कोई इसका पीछा करते करते अनूरल तक पहुंच जाए। उसके मामले में वो छोटा सा भी रिस्क लेने को तैयार नहीं था। वो इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता था कि उस लड़की को लेकर इसके दिल में कुछ बदल जाए। जितना वो खुद को इससे दूर रखने की कोशिश करता उतना ही उसकी जानिब खिंचता जा रहा था। ना चाहते हुए भी अनूरल धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक अलग जगह बनाती जा रही थी। सुबह जब वो घर पहुंचा तो निहायत ही थके कदमों से कमरे का दरवाजा खोला। पूरी रात दुश्मनों, सियासत और दुनिया भर के झमेलों में गुजरी थी। सर बोझल था, आंखों में जलन थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बेड पर सोती हुई अनूरल पर पड़ी, हर रोज की तरह उसकी सारी थकन अजीब सी खामोश राहत में बदल गई। उसे कभी समझ नहीं आता था एक इंसान का सिर्फ एक दीदार किसी को इतना सुकून कैसे दे सकता है। वो धीरे से आगे बढ़ा, तभी उसकी नजर साइड टेबल पर रखे अनूरल के फोन पर पड़ी। उसने फोन उठाया। स्क्रीन ऑन होते ही इसके लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट उभरी। वॉलपेपर पर उन दोनों की सेल्फी लगी थी। वही रात जब अनुरल ने उसके खंजर के जख्म पर इसे डांटा था, फिर अपने हाथों से इसे खाना खिलाया, उसके गालों को काट कर गुस्सा निकाला और जबरदस्ती सेल्फी लेकर इसकी गोद में इसका सर रखकर इसको सुलाया था। अरसम कुछ लम्हे इस तस्वीर को देखता रहा। एक अजीब सा रश्क महसूस हुआ। उस लड़की की मोहब्बत, जुनून, उसका अपनापन, वो खुद सब कितना स्पेशल था। उसकी नज़र कॉन्टैक्ट नेम पर गई, माई पर्सनल प्रॉपर्टी। अरसम की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। पागल लड़की, उसने धीरे से कहा। फिर इसने फोन की सेटिंग में हल्का सा कुछ चेंज किया और फोन वापस रख दिया। वो बेड पर आया और इसके करीब लेट गया। अनुरल ने कपड़े बदल लिए थे। इस वक्त वो वाइट लॉन्ग नाइट गाउन में मलबूस थी। उसकी बीवी जो भी पहने इस ड्रेसिंग को एक अलग ही खूबसूरती बख्श देती थी। उसके लंबे बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। अरसम ने उसकी कमर के गिर्द बाजू डालकर इसे अपनी जानिब खींचा, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी नजर इसके दूधिया गालों पर पड़ी। सूखे हुए आंसुओं के निशान इसके माथे पर बल पड़े थे। क्या रात भर वो इसका इंतजार करते रोती रही थी? अरसम का दिल जैसे भारी होने लगा। उसने दोनों हाथों में इसका चेहरा भरा और धीरे से इसके माथे पर अपने लब रख दिए, फिर गालों पर, जैसे वो इन आंसुओं का हिसाब ले रहा हो। चेहरे से होती इसकी नजर इसकी गर्दन पर गई, जहां रात के दिए गए निशानात साफ दिख रहे थे। वो थोड़ा झुका और इन पर नरमी से अपने लब रख दिए। अरसन की नजर जब इसकी गर्दन से मजीद नीचे फिसली तो इसकी आंखों में एक खुमार सा उतरा। वो झुकता हुआ इसके खुले हुए गले पर नरम नरम बोसे देने लगा। उसे पता ही नहीं था अनुरल कब से सोने की एक्टिंग कर रही थी। पूरी रात गायब रहकर इसे तरसाने वाला आदमी सुबह आकर इतना प्यार दिखा रहा था। बस फिर क्या था? अनुरल ने आंखें खोली और एक झटके से इसे धक्का दिया। अरसम सीधा बेड से नीचे जा गिरा। 2 सेकंड्स दोनों एक दूसरे को देखते रहे। अनुरल उठकर बैठी, अपने गाउन की डोरियां ठीक से की, लंबे बाल क्लच में बांधे और गुस्से से बोली, खबरदार दोबारा मेरे करीब आए तो जाओ, जहां पूरी रात गायब थे वहीं जाकर सड़ो। अल्लाह मियाँ ने इतनी खूबसूरत बीवी दी है, शुक्र करने के बजाय, इसे प्यार करने के बजाय गुंडागर्दी और आवारागर्दी करते फिरते हो। जाओ मरो तुम कवारे ही। वो इस पर तकिया और कंबल फेंकती बाहर जाने लगी। अरसम नीचे बैठा मुस्कुरा रहा था, फिर फौरन से उठकर इसके पीछे गया और पीछे से इसे अपनी बाहों में भरा। छोड़ो मुझे, अनूर इसके बाजुओं पर नाखून गाड़ते बोली। वो दर्द बर्दाश्त करता रहा, फिर इसे उठाकर सोफे पर बैठा और अपनी गोद में बिठा लिया। अनूर ने मुंह फुला रखा था। अरसम ने इसका हाथ पकड़ा और इन पर अपने लब रख दिए। सॉरी। कोई जवाब नहीं। अरसम ने इसके पाँव पर नरमी से असम ने इसके पाँव नरमी से उठाकर अपनी गोद में रखे, फिर झुककर इन पर एहतराम से मोहब्बत से बोसा दिया। अनुरल का पूरा चेहरा सुर्ख पड़ गया, साथ ही दिल में अजीब सा गरूर भी आया। ये आदमी जो दुनिया के सामने कभी नहीं झुकता, आज उससे माफी मांग रहा था। सॉरी सॉरी सॉरी। वो इसकी बाजू से लेकर कंधों तक बोसे देता, आखिर में इसके लबों के नीचे मौजूद दिल पर अपने लब रख गया था। अनुरल इसकी बढ़ती लबों की जसारत को रोक गई थी। वो भी इसे अपनी कुर्बत के लिए थोड़ा तड़पाना चाहती थी, इसीलिए फौरन से इसके होठों पर हाथ रख दिया। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी सॉरी तभी एक्सेप्ट करूंगी जब तुम पूरा दिन घर में मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ
मेरे सारे ऑर्डर्स फॉलो करोगे और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दोगे। आज का पूरा दिन सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा, मंजूर है? वो एक हसीन अदा से बोली। अरसम ने फौरन घुटनों के बल बैठकर सर को झुकाया। जैसा हुक्म मालिक अजीम। ये खादिम आपके कदमों में हाजिर है। अनुरल खिलखिलाई। अरसम इसकी जानिब देखकर धीरे से बोला, तुम्हें पता है, मैंने जिंदगी में तुम्हारे सिवा किसी से माफी नहीं मांगी, ना कभी अपना सर झुकाया। फिर हल्के से मुस्कुराया। और तुमने मेरा यह हाल कर दिया। रोज रोज अपनी शरारतों से बिगाड़ रही हो। फिर इसकी आंखों में देखकर धीरे से बोला, बस देख लेना, ये सब तुम तो बस देख लेना ये सब तुम पर ही भारी ना पड़ जाए। कौन किस पर भारी पड़ेगा यह कुछ देर में पता चल जाएगा, वाइल्ड बेबी। अनुरल इसके बालों को प्यार से बिगाड़ती झुककर इसके माथे पर अपने लब रख गई थी। अब फ्रेश होकर आओ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। वो इसे उठाती वॉशरूम की जानिब धकेलने लगी। वैसे तुम्हें भी फ्रेश होना है ना, तो क्यों ना साथ में। हरसम की इस मायने के इस बात पर, इसकी सुरमई आंखों की शरारत पर अनुरल ने इसे वॉशरूम की जानिब धक्का दिया और फौरन से दरवाजा बंद कर गई। उसका पूरा चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ गया था। उसने दरवाजे पर अपनी पुष्ट टिकाई और एक गहरी सांस ली, मगर इसके लबों पर एक अजीब सी दीवानगी भरी मुस्कुराहट थी। उसने दरवाजे पर हल्की सी थपथपी मारी और बाहर से निहायत ही खूबसूरत और फ्लर्टी लहजे में बोली, आज नहीं लेकिन एक दिन जरूर ट्राई करेंगे। ये कहते वो खुद अपनी बात पर शर्मा कर हल्का सा खिलखिलाई और इसके जवाब का इंतजार किए बगैर जल्दी जल्दी कदम उठाती वहां से निकल गई, कहीं दूर जाकर अपना सुर्ख होता चेहरा छुपाने। मेंशन के तबाहकुन माहौल में आज कुछ सुकून उतरा था। महानूर अपने बेडरूम के हसीन लाउंज एरिया में बैठी थी जब कमरे का दरवाजा निहायत ही नरमी से खुला। इहान, साद, जैन और हमजा एक कितार में दाखिल हुए। उन सब के चेहरों पर महानूर के लिए सच्ची फिक्र और एक नरम मुस्कुराहट थी। कयान के हुक्म के मुताबिक वो सब महानूर का दिल बहलाने और उसकी खबर लेने आए थे। दुश्मनों को मसल देने वाले ये मगरूर मर्द आज महानूर के लिए बेहद क्यूट रिकवरी गिफ्ट उठा लाए थे। यहाँ ने नहायत ही नजाकत से एक बड़ा नरम मुलायम वाइट टेडी बेयर बेड पर रखा। साद ने हसीन ताज़ा और खुशबूदार पिंक रोज का बुके साइड टेबल पर सजाया, जबकि जैन ने दुनिया भर के प्रीमियम चॉकलेट का एक बड़ा सा बास्केट सामने रखा था। हम तुम्हारे लिए थोड़ा सा रिकवर रिकवर अप स्टॉक लेकर आए हैं नूर, यहाँ ने नहायत ही शफकत से कहा। मगर सबसे बेहतरीन चीज हमजा के हाथ में थी। उसने एक छोटा सा वाइट बेकरी बॉक्स टेबल पर रखा और इसे खोला। अंदर एक नहायत ही मासूम सा बनी फेस रैबिट पेस्ट्री था, जिसे क्रीम और चॉकलेट चिप से बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। महानूर ने जैसे ही रैबिट फेस पेस्ट्री को देखा, इसके दिल पर एक जोरदार झटका लगा। उसकी सांसें एक पल को थम गई। माजी की एक धुंधली मगर बेहद हसीन याद उसकी जिंदगी उसके सामने जिंदा हो गई। उसके दिमाग में फौरन से अरजल का चेहरा घूम गया। एक दफा उसका छोटा सा मासूम सा झगड़ा हुआ था, तब अरजल ने भी उसे मनाने के लिए बिल्कुल ऐसा ही रैबिट फेस पेस्ट्री लाया था, और उस बॉक्स पर एक छोटी सी चिट चिपकी हुई थी जिस पर लिखा था, मुस्कुराए बगैर मुझे खाना मना है। उस याद के आते महानूर की आंखों में अचानक आंसू तैरने लगे और एक मोटा सा आंसू टपक कर इसके गाल पर बह गया। हे नूर, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? दर्द हो रहा है कहीं? साहद ने फौरन परेशान होकर पूछा। सब के सब उसके आंसू देखकर डर गए थे, कहीं कयान को पता चला कि इनका वो कत्ल ना कर दे। महानूर ने जल्दी से अपने हाथ से आंसू साफ किए और नफी में से रिलाया। नहीं, कुछ नहीं, बस इस केक को देखकर मुझे किसी की बहुत प्यारे इंसान की याद आ गई थी। हमजा ने मुस्कुराते पेस्ट्री की जानिब देखा और बोला, वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, ये रेसिपी और डिज़ाइन हमारी हीर ने सिखाया। इससे बेकिंग करना और फिलॉसफी झाड़ने का बहुत शौक है। हर रोज़ रात कयान भाई और हमें ज़बरदस्ती बिठाकर बच्चों की तरह क्लासेस देती थी। हमजा की बात पर सब हंस दिए थे। वाकई ही हमारी हीर की कमी तुम पूरी कर रही हो, वरना उसके बगैर ये मेंशन कितना सूना पड़ गया था। फिर वो लोग इधर उधर की बातें करने लगे और महानूर भी उनकी दोस्ती में अपना डर और गम धीरे धीरे भूलने लगी। बातों ही बातों में महानूर के दिमाग में एक शरारत भरा सवाल आया। उसने अपने लबों को सुकेड़ा और धीमे से पूछा, वैसे क्या कयान की कोई गर्लफ्रेंड है? महानूर का यह सवाल पूरे कमरे में किसी बम की तरह फूटा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर अगले ही लम्हे इहान, साद, जैन और हमजा एक जोरदार शोर से हंस पड़े। उनका कहका रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कयान भाई और गर्लफ्रेंड, ओ खुदाया, मून तुमने सुबह सुबह क्या पूछ लिया? जैन ने हंसते हुए अपना पेट पकड़ लिया। महानूर हैरत ज़दा रह गई। क्या हुआ? हमजा हंसते हंसते बेड से नीचे गिर गया।
इहान ने आंसू साफ किए। नूर, तुमने जिंदगी का बेस्ट जोक मारा है। महानूर ने आईब्रो उचकाई। क्यों? उनमें क्या कमी है? इतने अच्छे हैं, डैशिंग है, हैंडसम भी हैं, ऊपर से अमीर भी हैं। मेरी नज़र में उनके लिए लड़कियों की कमी नहीं है। साद सोफे पर बैठा। लड़कियों की कमी इन्हें नहीं, उनकी कमी लड़कियों को है। क्या मतलब? महानूर ने नासमझी से पूछा। इहान ने सोफे के पुश से सर टिकाया और निहायत ही संजीदगी से बोला, मतलब मून, कयान भाई को लड़कियां पसंद करती हैं। साद ने पूरी बात की। लेकिन कयान भाई को उनका पसंद करना पसंद नहीं है। सब फिर से हंस पड़े थे। महानूर ने आंखें चोटी की। ऐसा भी क्या? बात यह है कि कयान भाई से लड़कियां डर कर भागती हैं। साद ने उसे बताया और हमजा ने फौरन से बीच में टोका। करेक्शन, ये लड़कियों को भगाते हैं। महानूर की इस बात पर हंसी निकल गई। इहान ने बयान किया, जब से हमने होश संभाला है, हीर के अलावा कोई और लड़की इनकी जिंदगी में नहीं है। दूसरों की जिंदगी में शामिल करना दूसरों को जिंदगी में शामिल करना कयान भाई एक नज़र देखना भी गवारा नहीं करते। अरे उनसे बात ही नहीं करते। लड़कियां अगर प्यार से बात करने या अप्रोच करने की कोशिश भी करें तो वो ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हीर के बाद तुम वो पहली लड़की हो जो भाई के इतने करीब आ गई हो, वरना दूसरी लड़कियों की इतनी मिजाल। वो लोग अपने किस्से बताते गए और महानूर गहरी सोचों में गुम हो गई। फिर इसने अचानक से अपना सर उठाया। मैं लाऊंगी उनकी जिंदगी में लड़की। उसकी इस बात पर सबकी बोलती एक पल में बंद हो गई। एक ऐसी लड़की ढूंढूंगी जो इनके जख्मों पर मरहम हो, जो सूरज जैसी तपिश पर चांद की ठंडक जैसी हो, जो इस पत्थर को भी पिघलाकर नॉर्मल इंसान बनाने की काबिलियत रखती हो, जो उस मर्दाना वजाहत के टुकड़े की हूर हो, जो उस मर्दाना वजाहत के टक्कर की हूर हो, जो उनके सर्द महरी को अपनी मासूमियत से छुपा ले, जो उनका सुकून बने। एक लफ्ज में कहूँ तो इस जगवार को एक शेरनी जैसी, एक किंग क्वीन एक किंग की क्वीन जैसी, और अपनी धुन में बोलती गई। और रेहान ने शरारत से पूछा, ये तुम अपना डिस्क्रिप्शन क्यों दे रही हो? तौबा तौबा, मेरा मतलब मेरे जैसी कोई दूसरी लड़की। महानूर ने घबरा कर कहा। दूसरी लड़की क्यों? तुम ही बन जाओ हमारी भाभी। उनकी इस बात पर महानूर के गाल शर्म से सुर्ख पड़ गए थे। अगर मेरे दिल में कोई और ना होता तो मैं अब तक तुम्हारी भाभी बन जाती। उसने धीरे से अपनी निगाहें झुकाकर इकरार किया। अरे गोली मारो दिल को, हमारे भाई ही तुम्हारे लिए परफेक्ट है। महानूर ने संजीदगी से इनको देखा। उसके बारे में कुछ बोला तो मुंह तोड़ दूंगी। हाँ, तुम्हारा भाई परफेक्ट है, लेकिन फिलहाल मेरे दिल में किसी और का राज है। उसकी इस संजीदगी को देखकर उन लोगों ने मजीद इस बारे में कुछ नहीं बोला। कुछ देर की खामोशी के बाद माहौल फिर से हल्का फुल्का हो गया। अरे कयान भाई को छोड़ो, हमारी फिक्र करो, हमारे लिए ढूंढो ना लड़कियां। उनकी इस बात पर महरूर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। ठीक है। सबके सब उस तरफ मुड़ गए। तुम लोगों ने मेरी इतनी हेल्प की है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। हमजा फौरन सीधा बैठा। क्या? महानूर ने फखरिया अंदाज में कहा। मैं तुम सबके लिए रिश्ते ढूंढूंगी। ये सुनते सबके सब उछल पड़े। इहान बोला, मेरे वाली बिल्कुल हीरोइन जैसी होनी चाहिए। साद ने कहा, अमीर और नॉर्मल हो बस। जैन बोला, दिमाग वाली होनी चाहिए। और हमजा ने हाथ जोड़ते कहा, मुझे बस जिंदा चाहिए। महानूर ने हवा में एक इमेजिनरी नोटबुक निकाली, जैसे उनकी सारी फरमाइशों को नोट कर रही हो। सर्च ऑपरेशन शुरू। फिर वो बिल्कुल सीधी होकर बोली, और स्टार्ट करते हैं कयान से। कमरे में फौरन से खामोशी छा गई। चारों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ उठकर खड़े हो गए। मानू ने हैरानगी से पूछा, ये क्या, कहाँ जा रहे हो? रेहान ने संजीदगी से सर हिलाया। हमारी बारी तब आएगी जब हम रिटायरमेंट ही ले चुके होंगे। जैन, तब तक शायद हमारे बाल सफ़ेद हो जाएं। साद, मैं बूढ़ा होकर भी नॉर्मल वाली डिमांड पर रहूंगा। मेरा हाइट तो अभी छोटा है, तब तक मैं ज़मीन में गड़ जाऊंगा। हमजा अपना दुखड़ा रोया था। मानूर हंस पड़ी और कुशन उठाकर उन पर फेंकने लगी। एक से बढ़कर एक ड्रामा कंपनी है ये। सब हंसने लगे, लेकिन दरवाजे के बाहर खड़ा एक और शख्स भी यह सब सुन रहा था। ब्लैक शर्ट, जलती सिगरेट हाथ में जलती सिगरेट, सुनहरी आंखें सर्द खामोश सुनहरी आंखें सर्द खामोशी में जम चुकी थी। उसके दिमाग में महानूर का वही एक जुमला बार बार गूंज रहा था, मेरे दिल में फिलहाल कोई और है, वरना मैं अब तक तुम्हारी भाभी बन जाती। कयान के लबों पर एक बहुत ही शातिर और सर्द मुस्कुराहट उभरी थी। वो अच्छे से जानता था उसके दिल में रहने वाले को रास्ते से कैसे मिटाना है। उसने निहायत ही ठंडे मिजाज से अपनी सिगरेट सुलगाई और धुआं छोड़ता वहां से चला गया। हीर को उस दिन एक निहायत ही मासूम और खूबसूरत लड़की ने दुश्मनों के चंगुल से बचाया था, और तब से हीर उसी लड़की के साथ उसके फ्लैट में रह रही थी।
आज वो जब ऑफिस आई तो शाजिम दुरानी ने उसे अर्जल की आमद का बताया और साथ ही खुद को इंट्रोड्यूस करवाने को कहा। लेकिन आज उसकी आमद का सुनकर उसका दिल खिल नहीं उठा था, बल्कि खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी जिंदगी में कोई और शामिल हो गया था। अपने धड़कते दिल को संभालती, धक धक करती, इसने सीईओ केबिन के भारी दरवाजे पर दस्तक दी। कम इन। अंदर से अर्जल की गंभीर और सर्द आवाज गूंजी। उसने एक आवाज पर हीर के दिल की बीट जैसे एक पल के लिए मिस हो गई थी। वो धीरे से अंदर दाखिल हुई। अर्जल अपनी चेयर पर बैठा फाइल्स देख रहा था। वाइट शर्ट, स्लीव्स आधी मुड़ी थी, निगाह फाइल पर झुकी थी। हीर के कदम एक पल को रुके। उसकी आंखों में हल्का सा पानी भर आया। कुछ लोग कितने करीब होते हैं और फिर भी कितने दूर। एक मोटा सा आंसू इसकी पलकों को भिगोने लगा, क्योंकि आज इसे पूरी तरह से पता चल गया था कि ये शहजादा उसके लिए नहीं बना था। उसकी जिंदगी में कोई और आ चुका था और वो हीर की पहुंच से दूर हो चुका था। गुड मॉर्निंग सर, अपनी धीमी टूटी आवाज को जितना हो सके पुरएतमाद बनाते बोली। अर्जल ने सर उठाया। जैसे ही उसकी नजर इस पर पड़ी, वो चंद सेकंड्स के लिए रुक गया। ये वही सुनहरी आंखों वाली लड़की थी, कैफे वाली। उसके चेहरे पर हल्की सी पहचान उभरी। आप? फिर सीधा होते बोला। आई मीन, डैड ने जो न्यू साइकिस्ट अपॉइंट की थी, क्या वो आप हैं? उसने सिर्फ हल्का सा सर हिलाया। जी। अर्जल ने प्रोफेशनल मुस्कुराहट दी। नाइस टू मीट यू। उस दिन आपकी बनाई कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद आई थी और मेरे फयांसी को आपकी रैबिट फेस वाली पेस्ट्री बहुत अच्छी लगी थी। अर्जल ने नहायत ही खुश मिजाजी और अपनाहियत से कहा, मगर उसके मुंह से फ्यांसी का लफ्ज सुनकर हीर के दिल पर जैसे किसी ने खंजर चलाया था। अर्जल को अचानक कुछ याद आया। उसने पूछा, वैसे आपको चॉकलेट बॉक्स मिला था जो मैंने शुक्रिया के तौर पर कैफे में छोड़ा था? हीर ने धीरे से नफी में सर हिलाया। ये देखते अर्जल के माथे पर बल पड़ गए। उसका दिमाग समझ गया, उन दोनों लड़कियों ने इसे गिफ्ट ना देकर खुद हड़प कर लिया था। वो उन दोनों को इस पर सजा अच्छे से देगा, इसने दिल में सोचा था। फिर इसने हीर को देखा। आप इतनी वेल एजुकेटेड हैं तो कैफे में क्यों काम करती थी? हीर ने अपने नजर झुकाए संजीदगी से पूछा। वो सर, मैं यहाँ ढंग की जॉब ढूंढ रही थी और तब तक पार्ट टाइम काम कर रही थी, ताकि फाइनेंशियली किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़े। अपने दम पर जीना चाहती थी। अर्जल इसकी बात पर सेल्फ रिस्पेक्टिंग अर्जल उसकी इस सेल्फ रिस्पेक्टिंग वाली बात से काफ़ी इम्प्रेस हुआ था। इसने फाइल को फोल्ड किया और बोला, ओके, मैं इस वक्त थोड़ा बिजी हूँ, आपसे बाद में तफसील से मुलाकात होगी और काम के बारे में बात करेंगे। फिर वो अपने लैपटॉप पर और पेपर्स में झुक गया था। हीर ने गहरी सांस ली, थके कदमों से दरवाजे की जानिब जाने लगी। उसका दिल इस वक्त चूर चूर हो चुका था। जैसे उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, पीछे से अर्जल की सर्द मगर दिलकश आवाज़ फिर से गूंजी थी। व्हाट्स योर नेम मिस? अर्जल इसके सवाल पर धीरे से मुड़ी। अर्जल के इस सवाल पर वो धीरे से मुड़ी। इसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी और खामोश दर्द था। उसने सीधा अर्जल की आइस ब्लू आंखों में देखा और बेहद नरम लहजे में अपना नाम बयान किया, हेजन। यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म होती है और अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखना और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना कि ये दूसरी हेजन कहाँ से आई। अल्लाह हाफिज़।